तो आज हम लोग देखते हैं यहाँ से कितने आइटम्स को कवर कर पाएंगे, है ना। स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक जल्दी से एक बेसिक फॉर्म बना लेते हैं। उससे पहले अच्छा पहले बना ही लेते हैं एक एम्प्लॉय ब्लॉक। फॉर्म बनाते हैं emp। ओके, फॉर्म बन गया। इस पे क्विकली हम लोग ये हम लोगों ने लास्ट टाइम OLB बनाया था, याद है, एग्जिट बटन के लिए। तो अभी हम लोग उसी को यूज करेंगे सिंपली, ताकि मेरे लिए एग्जिट बटन बनाने की ज़रूरत ना पड़े। कहाँ गया ऑब्जेक्ट ग्रुप, यहाँ सब क्लास। तो ये काम हो गया, मेरा एग्जिट बटन बन गया। ऐसे ही सेव करता हूँ। EMP वैलिडेशन करके Ctrl+T Ctrl+S। अभी मैं मेन मेन्यू में डाल देता हूँ। ठीक है, अब एप्लीकेशन देखते हैं ओपन। एम्प्लॉय वैलिडेशन, ये खुल गया। एग्जिट, हालांकि वो दिख नहीं रहा। ये वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आपको बताया था कि जब भी इसको पहले बंद करते हैं, इसको नीचे करना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट ई एम्प्लॉय के जगह पे ये वाला कैनवास दिख रहा था। Ctrl+T Ctrl+S। अभी इसको वापस खोलते हैं, तभी दिख रहा है, और ये एग्जिट भी आ रहा है ऊपर। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट फेज है। हम लोग उस दिन ट्राई कर रहे थे कि नेक्स्ट आइटम एम्प्लॉय का, करेक्ट। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी पे 100 डाल करके टैब दबाने से मेरा डेटा पॉपुलेट हो जाना चाहिए, करेक्ट। तो की नेक्स्ट वाला करते हैं। की नेक्स्ट में क्या सेट करेंगे, ब्लॉक में तो है ही है, गो ब्लॉक लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेट ब्लॉक प्रॉपर्टी, ब्लॉक का नाम डिफ़ॉल्ट वेयर एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू emp डॉट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी एंड एग्जीक्यूट क्वेरी। हम लोग इधर ही फंस गए थे। ये काम कर रहा है, अब इसको से चेक करते हैं। लेकिन अभी भी देखो वो एरर देगा। वो क्यों देगा बताते हैं। 100 डायल किया, अरे डायल बोल रहा हूँ, टैब दबाया, फील्ड मस्ट बी इंटर्ड, ये वैलिडेशन हो रहा है। तो वो ये जो एग्जीक्यूट कर रहा है ना, एग्जीक्यूट करने से पहले हमने क्या किया, यहाँ पे 100 जैसे ही टाइप किया तो वो इसका वैलिडेस बताया था ना आपको कि जब भी ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक का स्टेटस क्या है, जब भी ओपन होता है तो ब्लॉक का स्टेटस है न्यू।
और जैसे ही उसमें कोई डेटा फीड करते हैं तो ब्लॉक का स्टेटस हो जाता है चेंज्ड। अब चेंज्ड हो गया तो इसके लिए एक रो हो गया, लास्ट टाइम बताया था कि ये भी एक तरह से रो हो गया, भले ही बाकी फील्ड्स में डेटा हो ना हो, लेकिन एक रो हो गया जो उसके लिए नया है। अब हम इसमें बोल रहे हैं कि ये नेक्स्ट एग्जीक्यूट क्वेरी करो, तो एग्जीक्यूट क्वेरी करने के लिए ये करंट रो का क्या करना है, उसके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वैलिडेशन। और करंट रो को वो छोड़ भी नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि करंट रो को हटा करके डेटाबेस से नया रो ला करके यहाँ दिखाने के लिए करंट रो हटना चाहिए। करंट रो तब हटेगा जब आपका यहाँ पे जो मैंडेटरी फील्ड्स है वो सब में वैल्यू होगा। क्योंकि आप उसके पहले एग्जिट भी नहीं कर सकते हो, आप फेच तो छोड़ दो। क्योंकि मैं एग्जिट भी करूँगा तो वो बोलेगा जहाँ जहाँ मैंडेटरी है, जैसे लास्ट नेम, ईमेल, तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। करेक्ट। तो इस अगर हम चाहते हैं कि ये जो वैलिडेशन हो रहा है ये वैलिडेशन ना हो और उसको स्किप करके मेरा एग्जीक्यूट करे, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा नो वैलिडेट। ठीक है। यानी करंट रो में कैसा भी हो, आधा अधूरा डेटा हो, कुछ में फील्ड में वैल्यू हो ना हो, लेकिन वो वैलिडेट ना करे और उस और एग्जीक्यूट करो, मतलब उस वैलिडिटी को हटाओ। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो अब मैं इसको एग्जिट करता हूँ और इसको कंपाइल करता हूँ और फिर से खोलता हूँ और यहाँ 100 टाइप करके इंटर, तो देखो आ गया। मतलब क्या किया उसने, पहले जो एक रिकॉर्ड बना था आधा अधूरा, उसको वो हटा दिया मैनुअली। क्यों? विदाउट वैलिडेशन बोल रहा है कि आगे वैलिडेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डेटा हो ना हो आप उसको हटाओ और जो भी डेटाबेस से आ रहा है उसको यहाँ पर दिखाना है। तो नो वैलिडेट लिखना है। ठीक है। ठीक है। अभी यहाँ तक हो गया। की नेक्स्ट आइटम पे हम लोग कैसे काम करते हैं। की नेक्स्ट में मतलब आपको या तो इंटर दबाओ या तो फिर टैब दबाओ वैल्यू डाल करके। ठीक है। तो ये की नेक्स्ट हो गया। और इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। वो इमेज थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इमेज पे जा करके इसको क्रॉप के जगह एडजस्ट, यहाँ पे नेटिव, बस इतना करेंगे, ये आपको पता ही है। ओके। अब यहाँ पे की नेक्स्ट के बाद है हमारा व्हेन वैलिडेट, जो लास्ट टाइम भी बताया था, है ना। तो सबसे पहले जो इसके ये भी बताए थे कि एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉयज अंडरस्कोर इमेज जो टेबल है, अ, हाँ, एम्प्लॉयज अंडरस्कोर इमेज जो टेबल है उसमें कुछ कॉलम्स है जो नॉट नल का है, कंस्ट्रेंट पहले से लगा हुआ है। इसलिए जब ये फॉर्म बना तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने रिक्वायर्ड इक्वल्स टू यस करके रखा है ना। करेक्ट। अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखो। ठीक है, या तो उसको सेलेक्ट कर लो या वहाँ पे कर्सर सिर्फ रख दो कहीं भी और शिफ्ट F4 कर। हम्म। तो वो उसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं, कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं, ग्रांट्स एंड जितने सारा के उस टेबल से रिलेटेड मेटा डेटा है वो सब आपको दिखेगा। ठीक है, इसको फेच करने में टाइम लग रहा है, लेट इट फेच, आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, देखो इसमें चार तरह के कंस्ट्रेंट्स है, चेक कंस्ट्रेंट है, नॉट नल जो मैंने बताया। ठीक है। अगर आपका ओरिजिनल टेबल पे मैं करूँगा तो उसमें और भी कंस्ट्रेंट दिखेंगे, इसमें तो बहुत कम है क्योंकि ये जस्ट एक डुप्लीकेट है एम्प्लॉय टेबल का ही। उसमें आपको प्राइमरी की ये सब दिखेगा। यहाँ इधर डॉट पे क्लिक करोगे तो इस साइड और भी है, इंडेक्स है ये डॉट पे। ठीक है। कौन से ट्रिगर अप्लाइड है उस टेबल पे सब कुछ दिखेगा। ठीक है। इन कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे अगर कोई व्यू नेम है, मान लो व्यू अंडरस्कोर EMP करके कोई व्यू बनाए हो, तो उस पर भी करोगे तो व्यू का खुल जाएगा डेफिनेशन। प्रोसीजर है तो प्रोसीजर का डेफिनेशन खुल जाएगा। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे इसलिए टेबल लेवल पे चूंकि वो था तो इसने अपने आप खुद से ये फॉर्म बनाते समय ले लिया रिक्वायर्ड इक्वल्स टू यस। तो हमें यहाँ से नो कर देता हूँ, और जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड यस था, है ना, इस पे था, हायर डेट पे था, तो ये सबको मैं नो करता हूँ और फिर मैं इसको अपने वैलिडेशन ट्रिगर से हम लोग इसको हैंडल करेंगे। ठीक है, इन चारों को एक साथ मैंने नो कर दिया और यहाँ पे ट्रिगर में
ब्लॉक लेवल पे लिखते हैं। क्यों ब्लॉक लेवल पे लिखेंगे? क्योंकि अलग अलग लिखना पड़ेगा हमें 4 बार सबके लिए, कि ईमेल पे एक ट्रिगर करना होगा व्हेन वैलिडेट, और उसके अंदर कोड लिखना होगा कि क्या ये फील्ड वैल्यू खाली है क्या। तो वो 4 बार अलग अलग लिखेंगे, इससे अच्छा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ताकि एक साथ सबको एक ही जगह पे चेक कर ले ब्लॉक लेवल पे। तो वैलिडेट, व्हेन वैलिडेट आइटम यहाँ पे हम लोग आपको बताए थे लास्ट टाइम सिस्टम डॉट करेंट वैल्यू एंड कर्सर वैल्यू, इफ यू रिमेंबर। तो हम लोग उसको यूज करके चेक करेंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं। इफ सिस्टम डॉट कर्सर अंडरस्कोर वैल्यू, मतलब जहाँ पे हमारा है इन कर्सर वैल्यू का प्रॉब्लम क्या है, कर्सर वैल्यू में आपको ब्लॉक नेम भी आता है, करेक्ट, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी ऐसे करके। एंड दो अभी फटाफट करते हैं, एम पी डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, एम पी डॉट, नहीं फर्स्ट नेम नहीं, फर्स्ट नेम तो नॉर्मल था, लास्ट में था सिर्फ, लास्ट नेम, ईमेल, ई एम पी डॉट हायर डेट, ई एम पी डॉट जॉब आईडी। ये टोटल 5 हैं, ऐसे तो वहाँ 4 ही दिख रहा था हमें, लेकिन ये एम्प्लॉय आईडी भी मैंडेटरी है। ठीक है, तो उसके बिना तो कुछ होगा नहीं, तो इसलिए मैंने पाँचों को रखा है कि पाँचों अगर ना लो, या फिर एनीवे हम इसको डालने वाले, फिलहाल के लिए इसको हटाते हैं। तो अगर कर्सर वैल्यू मेरा ये 4 में से कोई एक है, यानी मेरा कर्सर अभी वहाँ पे है उस फील्ड पे, और उस फील्ड का वैल्यू नल हो, तो सिस्टम डॉट कर्सर वैल्यू है। उसी तरह यहाँ पे है सिस्टम डॉट, नहीं सॉरी, यहाँ कर्सर आइटम, और ये कर्सर वैल्यू, ये कर्सर आइटम का नेम एंड कर्सर वैल्यू, यानी उस फील्ड का वैल्यू इज नल। देन आप यहाँ पे मैसेज डाल दो और इसको एंड इफ कर दो। मैसेज में हम लोग लिख सकते हैं प्लीज इनपुट द वैलिड वैल्यू फॉर, अब ये फॉर के बाद क्या होगा, हमें फील्ड का नाम नहीं पता कि कर्सर कहाँ पे है डायनेमिकली, हार्ड कोड तो लिख नहीं सकते हैं कि लास्ट नेम पे है किस पे, तो अगेन इसी को वापस यहाँ पेंड कर देते हैं, वो तो इन्फॉर्मेशन रहेगा ही। तो प्लीज़ इनपुट द वैलिड वैल्यू फॉर, और जहाँ पे भी कर्सर है उसका नाम। ठीक है, और जब ये मैसेज दे दे तो हमें यहाँ लिखना है रेज अंडरस्कोर, नहीं रेज फॉर्म अंडरस्कोर ट्रिगर अंडरस्कोर फेल्योर, यानी ये जो करंट ट्रिगर है वो ट्रिगर फेल कर दो। हाँ, यानी इसको सक्सेस नहीं करो, सक्सेस करेंगे तब नहीं आगे बढ़ जाएगा नेक्स्ट फेज में कोड का, तो ये करंट ट्रिगर जो चल रहा था वो ट्रिगर ही फेल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको इतना पहले देखते हैं, कंट्रोल टी कंट्रोल एस, 100 टाइप किए। अब यहाँ पे लास्ट नेम है, यहाँ से मैं किंग हटा देता हूँ और टैब दबाता हूँ, यानी अब मैं दूसरी जगह जाने का ट्राई करूँगा तो ये वैन वैलिडेट फायर होगा और देखेगा कि नल है कि नहीं। देखो नीचे आया प्लीज़ इनपुट द वैल्यू फॉर ई एम पी लास्ट नेम, अभी मान लो इसमें डाल दिए, फिर टैब दबाएं तो ये आगे जाने दिया मुझे। फिर यहाँ से अगर कर दिए टैब दबाएं तो प्लीज़ इनपुट वैल्यू फॉर ई एम पी ईमेल। ठीक है, सिमिलरली जॉब आईडी एंड हायर डेट ये सबके लिए काम करेगा। तो मैंने एक जगह लिखा सबके लिए, आप इसी तरह में और भी फील्ड्स हो सकते हैं, ये तो बहुत छोटा सा फॉर्म है, करेक्ट। आपका ये इन जनरल अगर देखोगे तो एक टैब में ही कम से कम 15-20 फील्ड, फिर यहाँ पर टैब 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 करके ढेर सारा होगा। एक एम्प्लॉय का तो बहुत सारा डिटेल होता है ना, अलग अलग कैटेगराइज होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जॉब इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस जॉब इन्फॉर्मेशन, सैलरी डिटेल, डिपार्टमेंट डिटेल, बहुत कुछ हो सकता है। तो सबका अलग अलग टैब होगा, उसमें मल्टीपल फील्ड्स होंगे, तो एक साथ हम सारा कोड एक ही जगह लिख सकते हैं, ना कि कभी कोई बोलेगा कि किस पे क्या है, तो क्या हर एक फील्ड को ऐसे से प्लस प्लस करके ढूंढते रहेंगे तो फिर तो हो गया। तो है ना, इससे अच्छा है कि एक जगह लिखे, तो ये बेनिफिट है। अब ऑब्वियसली इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वैलिडेशन का काम खत्म।
इसमें कोई डाउट है? हम्म। किस चीज़ का? वो जो फॉर्म हम लोग ये डिस्प्ले करने के लिए न्यू ब्लॉक इंस्टेंस, हाँ कर सकते हैं ना। ये सब आपको कुछ ऐसा इसमें स्पेशल चीज़ नहीं है, आपको बस समझना है और इसमें आरएनडी करना है। आप न्यू फॉर्म इंस्टेंस पे एक बार डालो, एक बार इधर डालो, देखो किधर से कौन सा काम हो रहा है। इस पे पूरा आरएनडी जितना आप कर सकते हो। ठीक है। तो की नेक्स्ट एंड व्हेन वैलिडेट क्लियर, करेक्ट। उसी तरह हम एक काम करते हैं, एक क्विकली एलओवी बना लेते हैं एम्प्लॉय का लिस्ट, क्योंकि मुझे एम्प्लॉय आईडी तो याद रहेगा नहीं 100 है कि 120 है ना। तो वो डिटेल दिखाने के लिए सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा एम फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, इतना कम से कम रखते हैं, फ्रॉम एम्प्लॉयज अंडरस्कोर इमेज ऑर्डर बाय एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, सिंटेक्स चेक करो, करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। रिटर्न वैल्यू एम्प्लॉय आईडी में रिटर्न करना है मुझे। लुकअप किस में डालना है? एम्प्लॉय आईडी पे, ओके। आप चाहो तो यहाँ से फर्स्ट नेम लास्ट नेम में भी डाल सकते हो। अगर यहाँ चूज करेंगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो जैसे ही हम एल ओ बी में जा करके एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो एम्प्लॉय आईडी पे तो 100 आ जाता है। साथ ही साथ दूसरे फील्ड में भी आपको डायरेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी वहाँ पर आ जाएगा एट द सेम टाइम, अगर कभी ज़रूरत पड़ा तो। बट इसमें ज़रूरत नहीं है, कभी हम लोग को कंट्रोल ब्लॉक में ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट किया, प्लीज सेलेक्ट एम्प्लॉय। ठीक है, नेक्स्ट। ये सब तो आपको बेसिक ही सब आर एन डी करना होगा कि ये सब साइज है उसका, हाइट एंड विड्थ जो बॉक्स खुलेगा वो सब है। कितने रो एक बार में दिखने चाहिए, 10 या 20, मतलब एक बार में फेच करेगा। अगर मान लो कि 5,000 10,000 रिकॉर्ड्स है तो एक बार में कितने रिकॉर्ड्स आपको फेच करना है एट ए टाइम। फिर वो आगे नीचे स्क्रॉल करोगे तो वो फिर नेक्स्ट इन रिकॉर्ड लेके आएगा। वो ये सब है। फिनिश, इसका नाम रख देते हैं आर जी अंडर स्कोर एम पी एल ओ वी अंडर स्कोर एम पी। ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग की नेक्स्ट के साथ साथ यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक पे भी एल ओ वी को डाल देते हैं। डबल क्लिक पे सो एल ओ वी। तो सो एल ओ वी अब में कैसे करते हैं, याद है लास्ट टाइम हमने बताया था कि रिटर्न वैल्यू होता है बुलियन। जब भी सो एल ओ वी कॉल करते हैं तो वो एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है जिसको हमें स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, तो वी अंडर स्कोर रिटर्न इक्वल्स टू सो अंडर स्कोर एल ओ वी, और एल ओ वी का नाम एल ओ वी अंडर स्कोर एम पी। तो यानी एल ओ वी एम पी जब कॉल होगा तो वी रिटर्न में वैल्यू डालेगा। वो अपना सक्सेस या फेलियर का रिटर्न डालता है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है अभी। ये सिर्फ उसको कॉल को कंप्लीट, चूँकि ये फंक्शन है तो एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये हमें 100 रिटर्न करेगा जब भी क्लिक करेंगे तो। अब उसके बाद आगे क्या, डबल क्लिक पे किया तो क्या हमें उसके बाद की नेक्स्ट दबाना है? चाहो तो वहीं पे ओके पे भी कर सकते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले इतना देख लो। इसको एग्जिट करते हैं, कंट्रोल टी कंट्रोल एस, डबल क्लिक, ये खुला 100, ओके किया 100 यहाँ आ गया। अब कीनेक्स दबाना पड़ेगा तब मुझे वो डेटा आएगा। समटाइम्स हम लोग चाहे तो कीनेक्स दबाए बिना यहाँ पे भी वो लिख सकते हैं। ये अलग कंडीशन डाल दो, कॉपी पेस्ट कर दो इधर, कि साथ ही साथ जो वैल्यू आया उस फील्ड में वही वैल्यू को लगे हाँ तो डिफ़ॉल्ट वेयर में सेट करो और तुरंत इमीडिएटली दिखा भी दो बिना कीनेक्स दबाए, उसकी ज़रूरत भी ना पड़े। ठीक है,
तो लेट्स डू इट। डबल क्लिक, सिर्फ ओके करेंगे, मेरा डेटा आ जाना चाहिए। आ गया है ना। तो ये सब आप ऐसे कर दिए। अभी हाँ, नेक्स्ट क्या है, प्री क्वेरी पोस्ट क्वेरी। ठीक है, अब प्री क्वेरी पोस्ट क्वेरी करते हैं। तो ये ब्लॉक लेवल पे होता है, प्री क्वेरी एंड पोस्ट क्वेरी। क्वेरी, प्री क्वेरी मतलब कि जो क्वेरी मेरा ये रन होने जा रहा था ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज अंडरस्कोर इमेज, ये इंटरनली वो रन होने जा रहा था। फिर हमने उसमें डिफ़ॉल्ट वेयर सेट भी किया था, करेक्ट, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू फील्ड का वैल्यू जो भी है, तो ये 100 है। तो ये जो क्वेरी रन होने से पहले ब्लॉक में ये क्वेरी रन होगा और वो डेटा लेके आएगा। तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट होने से पहले ये वाला ट्रिगर फायर होता है कि आपको उससे पहले कुछ और भी इसमें कुछ अपेंड करना है, या फिर कोई और भी फील्ड में, कोई दूसरे फील्ड में कलर, कोई कलर वगैरह चेंज करना है या कुछ भी करना है। ठीक है, तो वो सब आप यहाँ पर प्री क्वेरी पे कर सकते हो कि डेटा जस्ट पॉपुलेट होने, रन होने से पहले आपको कुछ करना है क्या। तो अगर करना है तो आप यहाँ कर सकते हो। तो मान लो यहाँ पे आप प्री क्वेरी में चाहो तो ये कंडीशन यहाँ भी लिख सकते हो कि नेक्स्ट आइटम सेट ब्लॉक प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप कुछ वैल्यू को चाहो तो सेट कर सकते हो डिफ़ॉल्ट वेयर में। मान लो कि यहाँ पे 1 मिनट, प्री क्वेरी। तो हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान से समझना है कि ये प्री क्वेरी फायर कब होगा। फायर तब होगा जब ये वाला लाइन रन होगा तब, नॉट दिस, है ना। जब वो यहाँ पे पहुँचेगा एग्जीक्यूट क्वेरी, मैंने क्या बोला कि क्वेरी फायर होने से ठीक पहले, तो मैंने क्वेरी फायर होने का पहले कमांड दूंगा तब ना वो क्वेरी फायर वाला होगा, और वो क्वेरी फायर होगा तब उसका प्री क्वेरी और पोस्ट क्वेरी होगा। तो ये वाला कमांड जब एग्जीक्यूट होना शुरुआत होगा तब उससे जस्ट पहले वो वाला ट्रिगर को वो फायर करेगा। ओके, तो इसको चेक करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो। यानी की नेक्स्ट आइटम मतलब क्या, यहाँ पे आप 100 टाइप किया, जैसे ही मैं टैब दबाऊंगा, ठीक है, टैब दबाया, तो सब टैब दबाया तो सबसे पहले ये लाइन रन होगा। वो क्या करेगा कि 100 सेट कर देगा वेयर क्लॉज में, ठीक है। और उसके बाद ये लाइन रन होने शुरू करेगा, यानी वो जो क्वेरी अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा, करेक्ट, ये वाला क्वेरी। इसको मैं कट कर लेते हैं, यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो ये लाइन को वो रन करना शुरू करेगा तो उसको तब तक ये रेडी मिल जाएगा क्वेरी, करेक्ट, क्योंकि ये वाला जब एग्जीक्यूट हुआ था तो उसने ये अपेंड कर दिया इतना पार्ट। तो ये क्वेरी अब उसके पास रेडी है और वो इसको एग्जीक्यूट करने जा रहा है। और वो एग्जीक्यूट करने से पहले, ये लाइन को एग्जीक्यूट करने से पहले, ये जो क्वेरी है उससे पहले ये जंप करेगा कि क्या कोई प्री क्वेरी ट्रिगर बना हुआ है क्या। वो यहाँ आएगा, अगर आप यहाँ पे कुछ लिख के रखे हो तो वो पहले फायर होगा और देन फिर वो क्वेरी को रन करेगा। तो आप यहाँ पे अगर फिर से एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू, अगर मान लो यहाँ पे हार्ड कोड के जगह पे को, 1 मिनट, को और भी एम्प्लॉय है क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मान लो नीना 101, तो यहाँ पे इसको मैंने हार्ड कोड कर दिया 101। तो जब वो यहाँ आएगा तो यहाँ पे मैंने फिर से डिफ़ॉल्ट वेयर चेंज कर दिया, 101 कर दिया, है ना। और तब वो फिर फाइनली उस क्वेरी को रन करेगा। तो ऐसे करके बिहेव करेगा। चलो अब वो देखते हैं कि होता क्या है। ठीक है, अब कौन वाला रन करता है, कौन सा रन नहीं करता है, उसको समझने के लिए एक मैसेज भी डाल देते हैं, है ना। कि नेक्स्ट, एक यहाँ पे कि नेक्स्ट में बिफोर एग्जीक्यूट क्वेरी, और
ये मैं लिखता हूँ कि नेक्स्ट में आफ्टर एग्जीक्यूट क्वेरी। ओके। और देखते हैं कि इस बीच में क्या ये इधर प्री क्वेरी में जंप करता है। ये यहाँ पे भी लिख देते हैं कि ये हो गया की नेक्स्ट के जगह पे हो गया प्री क्वेरी, है ना। अभी देखते हैं कि कैसे कैसे ये घूमता है। लेट्स ट्राई इट। हालांकि ये सब आप सिर्फ R&D करना है, आगे पीछे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पे 100 टाइप किया, टैब दबाया, तो आया की नेक्स्ट में बिफोर एग्जीक्यूट क्वेरी, है ना। यानी यहाँ तक रन हो गया। अब ये रन करने जाएगा। अब ये रन करने से पहले क्या वो प्री क्वेरी में जंप करता है कि नहीं, देखते हैं। ओके। देखो प्री क्वेरी में जंप कर गया। और प्री क्वेरी के बाद जब वो प्री क्वेरी से लौट के आएगा तब ना इसका ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा। क्योंकि ये तो एग्जीक्यूट करने जा रहा था, अभी एग्जीक्यूट किया ही नहीं इसको, उससे पहले उसको वहां जाके काम करना पड़ा, है ना। तो वहां से लौट के आएगा, फिर इसको रन करेगा। तो उसको उसने रन भी कर दिया, देखो 101 नीना कोचर आ भी गया। क्योंकि प्री क्वेरी में आपको पता है कि मैंने अभी वहाँ, इससे पहले क्या था, ये लाइन जब रन हुआ था तो इस हमने 100 सेट किया था, करेक्ट। 100 डाला था ना उसने 100 सेट कर दिया था। और फिर जब ये यहाँ पे रन होना स्टार्ट किया तो पहले भाग के गया प्री क्वेरी पे। और प्री क्वेरी में मैंने क्या कर दिया था कि हाँ, ये काम करो, 100 नहीं इसको 101 कर दो, करेक्ट। मैंने वहाँ रिप्लेस कर दिया, तो वो 101 कर दिया। और जब लौट करके यहाँ आया फिर से, तब तक वो क्वेरी बदल चुका था और तब ये फाइनली एग्जीक्यूट किया। और जब ये फाइनल एग्जीक्यूट किया तो उसको ये वाला मिला क्वेरी। तो अभी आप ये देखो 101 किया, अब ओके करते हैं तो देखो आ गया की नेक्स्ट आफ्टर क्वेरी एग्जीक्यूशन। ये वाला क्वेरी अब फायर हुआ। तो इसलिए मैंने 100 डाला, उसके बावजूद ये 101 ही किया। अभी मैं कुछ भी डालूंगा तो 101 ही करेगा। मान लो 105 डालता हूँ, है ना, 105, तब भी वो 101 ही लाएगा हर बार। क्योंकि मैंने वो बार बार मैं रिप्लेस कर रहा हूँ कि आप यहाँ कुछ भी डालो, प्री क्वेरी में जाके मैं हार्ड कोड फिक्स कर दिया। समझ में आई बात, कैसे कैसे घूम रहा है। जब जब ये वाला लाइन जितनी बार आप रन करोगे सिस्टम में कहीं से भी, ये वाला लाइन रन होगा तभी वो वाला लाइन रन होगा, वो ट्रिगर वाला फायर होगा अलग से। अभी मैंने यहाँ पे मैंने क्या डाला, 105 डाला और टैब दबाया। टैब दबाएंगे तो डेफिनेटली वो यहाँ आएगा और इतना पार्ट को रन करने की कोशिश करेगा, करेक्ट। जब भी टैब दबाएंगे तो यहाँ से टैब या इंटर जब भी दबाएंगे एम्प्लॉय आईडी फील्ड से, तो ये इतना उतनी बार रन करेगा। 10 बार टैब दबाएंगे एक एक करके तो 10 बार ये रन होगा। और जितने बार ये रन होगा उतनी बार वो पहले यहाँ जा करके रन करेगा। ठीक। हाँ तो प्री क्वेरी के बाद आया ना यहाँ पे। हाँ वही, क्योंकि मैंने प्री क्वेरी में 101 फिक्स कर दिया ना। अभी मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है, समझो बात को। आ, यहाँ पे 105 है, ठीक है। अभी मैं टैब दबाऊंगा, तो टैब दबाऊंगा तो ये बताओ कि ये पहले कहाँ जाएगा, कौन से ट्रिगर में घुसेगा। वो छोड़ दो, सिंपल सा, एकदम एकदम सिंपल समझो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। दिमाग क्लियर रखोगे तो अच्छा रहेगा। सिंपल है, एम्प्लॉय आईडी में हम यहाँ कुछ भी डाल दिए और टैब दबाएं, तो ये सबसे पहले किस जगह में जा करके एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। नहीं 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 नहीं, एक ही चीज़ बोलो, सबसे पहले कहाँ जाएगा, कौन से ट्रिगर में जाएगा। ऐसी मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हो या कि लॉजिकल बोल रहे हो कि ऐसे ही। आप बोल सही रहे हो लेकिन आप मतलब सही नहीं निकाले हो, ठीक है। देखो आप ध्यान से सुनो, ये फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो,
ठीक है, जिस भी फील्ड में हम टैब दबाएंगे, टैब इज एसोसिएटेड विद की नेक्स्ट। अब इसके अंदर क्या लिखा है हम उसका बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसे घूमेगा छोड़ दो। सिंपल है कि किसी भी फील्ड में टैब दबाएंगे या एंटर दबाएंगे तो दैट इज ट्रिगर इज एसोसिएटेड इज की नेक्स्ट आइटम, सिंपल। उसके अंदर क्या लिखा है छोड़ देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यानी डेफिनेटली जब भी हम टैब दबाएंगे एम्प्लॉय आईडी पे, एम्प्लॉय आईडी पे मैंने यहाँ पर जितने भी ट्रिगर बना कर रखे हैं उससे हमको मतलब नहीं है, वो की नेक्स्ट में घुसेगा। अब की नेक्स्ट में क्या लिखा है वो सेकंड फेज की बात है, ठीक। तो यानी वो इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, वो पहले की नेक्स्ट पे जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली आपको टैब दबाने के बाद मैंने आपको 4-5 ट्रिगर्स और भी पिछले क्लास में बताया था कि की नेक्स्ट रन होता है, व्हेन वैलिडेट रन होता है, पोस्ट टेक्स्ट रन होता है, करेक्ट। लेकिन की नेक्स्ट पहले रन होगा, ठीक है। तो की नेक्स्ट में एनीवे वो घुसना है उसको। तो की नेक्स्ट में जब घुसा, ठीक है, अब यहाँ से आगे वो कैसे कैसे किधर किधर रन करेगा वो देखते हैं। की नेक्स्ट में घुसा तो यहाँ पर से आप फिर से समझो, की नेक्स्ट में घुसने से पहले ये मेरा उस ब्लॉक लेवल पे क्वेरी है, डिफ़ॉल्ट क्वेरी। इतना लिखा ही रहता है हमेशा, क्योंकि हर एक ब्लॉक के ऊपर टेबल नेम लिखा रहता है ना हम लोग का। यहाँ पे टेबल नेम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि जो भी टेबल नेम लिखा हुआ है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके आगे सिलेक्ट स्टार फॉर्म लगाएगा। और आप अगर आप कुछ भी कोड नहीं लिखोगे, सीधा लिखोगे एग्जीक्यूट क्वेरी, तो इतना लाइन रन होगा। ये क्लियर? तो यानी की नेक्स्ट पे थोड़ी देर के लिए मैं सब गायब कर देता हूँ यहाँ से, यहाँ से इधर पेस्ट करता हूँ। की नेक्स्ट पे अगर आपने इतना लिखा तो कौन सा लाइन रन होगा? इतना रन होगा। इज इट क्लियर? ठीक। यानी जैसे मैं यहाँ पे इंटर दबाऊंगा तो ये क्वेरी रन होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट क्वेरी है। अब मुझे तो सारे एम्प्लॉय का डेटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वही चाहिए जो मैंने वहाँ फीड किया है, ठीक। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें ये लिखना चाहिए, करेक्ट, ये तो पता है। तो ये मैं क्या करूँगा, ये लाइन रन करने से पहले मैं बोल रहा हूँ कि पहले ये रन करो। ये रन जैसे ही होगा तो ये मुझे वेयर क्लाउज में इतना पार्ट को अपेंड कर देगा, ऐसा, करेक्ट। 100 क्यों? क्योंकि वो फील्ड में आपने 100 पुट किया है। अगर जो भी डालोगे 105 तो 105। तो अब ये क्वेरी जो है अब ये बन गया है, क्वेरी में थोड़ा सा चेंज आ गया। अब ये फाइनल क्वेरी, दिस इज माय फाइनल क्वेरी। अगर ये रन हुआ तो अब मेरा क्वेरी ऐसा बन गया, ठीक। यहाँ तक क्लियर? तो अब ये वाला जब रन होगा तो वो इसको रन करेगा, ना कि इतना पार्ट को, क्योंकि मेरा फाइनल क्वेरी इज दिस, ठीक। अब ये एग्जीक्यूट क्वेरी रन होगा तो ये रन करेगा उसको इंटरनली। अब उसका कहना क्या है कि जब ये एग्जीक्यूट क्वेरी, यानी जब भी कोई क्वेरी रन होने जाए उस ब्लॉक पे, मतलब ये ब्लॉक का जो क्वेरी रन होने जाएगा, तो हमारे पास दो इवेंट और हैं, प्री क्वेरी एंड पोस्ट क्वेरी। वो भी रन होगा इंटरनली। यानी ये लाइन जब ये सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट होगा तो ये एग्जीक्यूट होने से पहले वो चेक करता है कि क्या प्री क्वेरी में कुछ लिखा है आपने, तो पहले उसको रन करेगा। अभी समझ में आया? तो अगर मैंने यहाँ प्री क्वेरी का ये ट्रिगर ही डिलीट कर दूँ तो उसमें कुछ नहीं लिखा है, तो वो उसके लिए यही है सब कुछ, और उसको रन कर देगा। लेकिन अगर कुछ लिखा है तो वो काम पहले करेगा, फिर लौट के आएगा, तब ये करंट काम को करेगा, ठीक है। तो अभी प्री क्वेरी पे मैंने क्या बोला इसको कि एक काम करो, डिफ़ॉल्ट वेयर को आप 101 कर दो। तो इसने फिर से चेंज कर दिया। तो चेंज कर दिया तो ये क्वेरी जो पहले ऐसा था, यानी टिल दिस लाइन ये ऐसा था, करेक्ट। अब ये प्री क्वेरी में जंप किया, यानी यहाँ पे अगर आप ऐसा समझो, दिस इज प्री क्वेरी, यानी एग्जीक्यूट क्वेरी रन होने से पहले ये प्री क्वेरी का अंदर जो भी कोड लिखा है वो रन होगा, ठीक है। और इंटरनली बता रहा हूँ ये ऐसा रन करेगा, और ये पोस्ट क्वेरी का क्वेरी रन करेगा इसके बाद।
तो यानी यहाँ पर जब था तो मेरा ये था, और जब ये वाला प्री क्वेरी ट्रिगर में जाके देखा तो वहां मैंने लिख के रखा था कि 101, तो उसने क्या किया, इसको 1 से 1 कर दिया। तो दिस इज माई फाइनल क्वेरी। उसने रिप्लेस किया, रिप्लेस किया मतलब ये हट गया, अब उसके बदले इसने ये कर दिया, दिस इज फाइनल क्वेरी। तो यानी ये वाला जब रन हुआ प्री क्वेरी तो मेरा हो गया ये क्वेरी ऐसा। और देन इट फाइनली कम कि हाँ चलो अब रन करते हैं। जब वो रन करने गया तो उसको दिखाई दिया, अरे ये तो ये 101 है, तो उसने 101 के लिए रन कर दिया। मैंने डाला था 105, लेकिन उसको क्वेरी को तो इंटरनली मैंने चेंज कर दिया। अब जब 101 रन हो गया तो वो ये क्वेरी कंप्लीट हो गया, क्वेरी का उसको क्वेरी करने का काम खत्म। अब जो क्वेरी काम खत्म हुआ तो उसकी ठीक इमीडिएट एक और ट्रिगर है वो रन होता है। जैसे इसके रन होने से पहले एक ट्रिगर है, उसी तरह रन होने के बाद एक भी ट्रिगर है जिसको कहते हैं पोस्ट क्वेरी। नाम से ही पता चलता है कि प्री क्वेरी पोस्ट क्वेरी, यानी क्वेरी को रन होने से पहले एंड क्वेरी के रन होने के ठीक बाद। तो आप यहाँ पे भी एक अगर चाहो तो कुछ लिख सकते हो जो हम अभी बताएंगे। तो आप यहाँ पर 105 डाले थे या फिर 100 डाले थे, आप कुछ भी डालो, वो बाद में सबके लिए एक ही फिक्स कर दे रहा है, एक जो 101 101 100, आप कुछ भी डालो, क्योंकि ये फिक्स वाला काम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो मेरा फाइनल क्वेरी ये है और इसी को वो रन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेट किया था, बट उसके बाद ये रन होने से पहले वो उधर गया, वहाँ गया तो उसने इसको चेंज कर दिया और तब फिर एग्जीक्यूट किया, तो चेंज वाला जो लेटेस्ट है वही रन हुआ। समझ गए? अभी भी नहीं समझे तो मैं फिर से बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं 105 भी डालूंगा तब भी वो 105 डाला 101 ही आएगा, या कुछ भी डालो 100 डालो तो भी 101 आएगा, क्योंकि वो प्री क्वेरी में घुस रहा है, प्री क्वेरी में जा करके फिर इधर फाइनली यहाँ आ रहा है, तब तक वो चेंज हो जा रहा है। हाँ, अभी जा करके मैं प्री क्वेरी में जा करके ये लाइन को कमेंट कर दूँ तो वो अब बदलने का काम बंद कर देगा। तब आप यहाँ पे जो भी सेट किए हो और वो उसी को रन करेगा, क्योंकि क्वेरी में चेंज नहीं हो रहा उसके बाद। ठीक है, तो मान लो इसको, अभी देखो अब जो डालेंगे वो ही आएगा, है ना? ठीक है, तो मैंने प्री क्वेरी इसलिए बताया कि ये नहीं, प्री क्वेरी का मकसद ये नहीं है कि आप कोई चीज़ चेंज कर दो, आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो कि मान लो आगे जा कर के फील्ड में प्री क्वेरी से पहले कुछ क्लियर करना है ब्लॉक को, या फिर कलर चेंज करना है, या फिर एनीथिंग कोई भी काम करना है कि यहाँ पर कोई ड्रॉप डाउन का वैल्यू को पॉपुलेट करना है, या कोई भी फंक्शनल काम हो तो आप यहाँ कर सकते हो प्री क्वेरी में, मतलब आपके अगर बिजनेस लॉजिक में रिक्वायरमेंट है ऐसा तो। आपको बेसिकली बस इतना जानना है कि प्री क्वेरी का मतलब क्या है, कब फायर होता है ना? तो अब हम लोग पोस्ट क्वेरी जानते हैं, देखते हैं पोस्ट क्वेरी क्या होता है। ठीक है, तो F2, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इस इमेज को इधर रखते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है, इसको एक और बार पेस्ट करते हैं, और इसका नाम रखते हैं डेप्ट नेम, डिपार्टमेंट नेम, और इसको थोड़ा सा बड़ा रखते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पेसियस बना दिए। हम्म इसका नाम रखते हैं डेप्ट अंडरस्कोर नेम।
और ये मेरा डेटाबेस ब्लॉक, डेटाबेस आइटम नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट नेम तो है नहीं फील्ड हमारे एम्प्लॉय टेबल में। तो यहाँ से मैं कॉलम नेम हटा दिया और डेटाबेस आइटम इक्वल्स टू नो, है ना। अदरवाइज वो क्वेरी करेंगे तो वो ट्राई करेगा इसमें डेटा पुश करने के लिए, और उससे एसोसिएटेड कोई कॉलम तो है नहीं। ठीक है। ठीक है। तो अब पोस्ट क्वेरी में क्या होता है कि आप अगर डेटा यहाँ से ले आए, जब यहाँ डेटा दिखने लगा, जैसी क्वेरी फेच करेगा उसके इमिडिएटली बाद आप यहाँ पे डेटा, इसमें भी आपको दिखाना है डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट नेम तो एम्प्लॉय टेबल में है नहीं, तो हम दूसरे टेबल से लेके आएंगे। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पोस्ट क्वेरी ट्रिगर में वो लिख सकते हैं, पोस्ट क्वेरी। यहाँ पे आप सिंपली ऐसा लिख सकते हो, सेलेक्ट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम इनटू, किस वेरिएबल में डालना है या किसी फील्ड में डालना है डायरेक्टली। तो हम ऐसा लिख सकते हैं एम पी डॉट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट्स वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आई डी इक्वल्स टू emp डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आई डी। बस खत्म। ये क्या कर रहा है कि डिपार्टमेंट नेम लेके आ रहा है डिपार्टमेंट टेबल से, और कौन से डिपार्टमेंट के लिए, तो जो हमारा अभी ऑलरेडी फेच कर चुका है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि नेक्स्ट में जब ये लाइन रन हो गया, मैंने बताया था ना कि एक प्री क्वेरी एक पोस्ट क्वेरी होता है, करेक्ट। ये क्वेरी के रन होने से पहले, एक रन होने के बाद। तो मैंने जो अभी पोस्ट क्वेरी में लिखा है वहाँ क्या बोला कि डिपार्टमेंट आईडी को मैं यूज कर रहा हूँ डिपार्टमेंट नेम को फेच करने के लिए। तो ये जब क्वेरी रन हो ही गया, यानी ये वाला क्वेरी रन हो ही गया, तो मेरे पास तो सारा इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे आ गया ना, डिपार्टमेंट आईडी करके। करेक्ट, देखो डिपार्टमेंट आईडी 90 आ गया। तो मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी 90 आ गया, तो मैं उस 90 को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, है ना, इस क्वेरी में डिपार्टमेंट टेबल से, और वहाँ से डिपार्टमेंट नेम उठा के ला रहा हूँ, और वो नाम उठा करके मैं अपने वहाँ फील्ड में डाल दे रहा हूँ, जो नया फील्ड मैंने ऐड किया है। समझ में आया बात? तो मेरा डेटा फेच हो ही गया, तो अब मैं उसके बेस पे कोई और भी क्वेरी करके कुछ भी कर सकता हूँ। तो चलो उसको देखते हैं, कंट्रोल टी कंट्रोल एस। यहाँ पे अगर मैं 100 करता हूँ तो मुझे देखो डिपार्टमेंट जो कुछ एरर आया है, प्रोबेबली कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ होगा ऐसा। स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए, डेप्थ नेम भी ठीक है। इसको पहले एक ज़रा यहाँ देखते हैं, और इट इज, ये इनटू हटा दो, और डिपार्टमेंट आईडी क्या था मेरा, 90 था। डिपार्टमेंट नेम, ये तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। पोस्ट क्वेरी में ये रन क्यों नहीं हुआ? कंट्रोल टी एस, वापस देखते हैं क्या लिख रहा है। प्री क्वेरी में गया, उसके बाद पोस्ट क्वेरी में ट्रिगर रेज अनहैंडल एक्सेप्शन 6502। अच्छा, अंडरस्टूड। 6502 ओरेकल का एरर आपको जानना है, ठीक है। 6502 होता है आपका न्यूमेरिक और वैल्यू एरर, ठीक है। आप अगर ऐसे देखोगे कि ओरा 06502 यही था ना, तो ये न्यूमेरिक और वैल्यू एरर है ना, न्यूमेरिक कन्वर्जन, कुछ डेटा टाइप मिसमैच है। तो डेटा टाइप मिसमैच है, इसलिए वो ऐसा एरर है। तो यहाँ पर अगर डिपार्टमेंट नेम देखोगे तो डिपार्टमेंट नेम इज ए कैरेक्टर वैल्यू, और इसका डेटा टाइप अगर यहाँ देखोगे तो साइज से नीचे नंबर होगा, क्योंकि मैंने फील्ड को कॉपी किया था ना डिपार्टमेंट आईडी को। तो कॉपी करने की वजह से ये नंबर रह गया, इधर चेंज करना हम लोग भूल गए। और मैक्सिमम लेंथ इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, 100 कैरेक्टर करते हैं, ठीक है। नाउ रन इट अगेन। आ गया एग्जीक्यूटिव। तो हमें एम्प्लॉय के स्क्रीन पे डिपार्टमेंट दिखाना है, तो 90 से तो किसी भी यूजर को समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सा डिपार्टमेंट है, करेक्ट। तो उसका नाम भी दिख जाएगा, तो उसको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा कि अच्छा ये डिपार्टमेंट का नाम है, करेक्ट।
तो आप ऐसे भी कर सकते हो, चूंकि ये फील्ड जो है आपका एम्प्लॉय टेबल में नहीं है, बट ये दिख रहा है कि उसका पार्ट है, तो आप इसको पोस्ट क्वेरी में ऐसा लिखोगे तो आप कर सकते हो। उसी तरह सिमिलरली आप अगर इसको कॉपी पेस्ट करो और जॉब आईडी चाहते हो, जॉब आईडी की जगह पे जॉब डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, जॉब आईडी से अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप लिख लो जॉब अंडरस्कोर डेस्क यानी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और बाकी सब इसमें हमने ऑलरेडी सेट किया है, कैरेक्टर है, डेटाबेस आइटम ऑलरेडी नो ही है जो हमने उस समय किया था, कॉलम वैल्यू नल करना है, ठीक है। जॉब डेस्क, अब सिमिलरली यहाँ पर फिर से जाओ पोस्ट क्वेरी में और यहाँ पे आप ऐसा क्वेरी वापस से लिख लो, ठीक है, कि सेलेक्ट, अब यहाँ पर टेबल का नाम देखना होगा जॉब का, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ टेबल में जाओ, जॉब्स करके टेबल है, ठीक है। और इसका जॉब टाइटल नाम है फील्ड का, ये वाला आईडी था ना हमारा, तो हमें उसके बाद ये भी दिखाना है जॉब टाइटल, तो यहाँ लिख लो जॉब अंडरस्कोर टाइटल इंटू ईएमपी का जॉब अंडरस्कोर डेस्क, कौन सा टेबल से, तो जॉब्स टेबल से। ज्वाइनिंग क्या होगा, मतलब फ़िल्टर क्या होगा, सॉरी, तो जॉब आईडी होगा, जॉब आईडी को टू जॉब आईडी, कंपाइल। अब अगर इसको फिर से रन करें तो हमें जॉब डिस्क्रिप्शन भी दिखेगा, ठीक है। क्योंकि जॉब आईडी यहाँ एडी प्रेस करके था, समझ में नहीं आ रहा था, तो उसका फुल नेम मतलब डिटेल प्रेसिडेंट है। तो इस तरीके से आप पोस्ट ट्रिगर में, सॉरी पोस्ट क्वेरी में आप पोस्ट क्वेरी को यूज कर सकते हो, कोई और भी वैल्यू को फेच करना है तो। और वो किसके बेसिस पे आ रहा है, जो भी डिटेल्स आपका ऑलरेडी आ गया है उस डेटा को यूज करके मैं पोस्ट क्वेरी में यूज कर रहा हूँ, करेक्ट। तो उसी तरह अगर आपका मान लो ये फॉर्म फील्ड है, अगर आपका मान लो कि ऐसा फील्ड हो, क्या बोलते हैं, टेबलर टेबलर स्क्रीन रहता, करेक्ट, वहाँ पे भी आप करोगे तो वो इंडिविजुअली हर एक के लिए अपने आप फील्ड कर वैल्यू डाल देगा। टेबुलर वाला है क्या अपने पास? ओके, ठीक है, इसमें ऐसे है नहीं ज़्यादा कुछ। हाँ, पोस्ट क्वेरी का एक और चीज़ है ड्रॉबैक, कि पोस्ट क्वेरी से पहले मैं यहाँ पे, ड्रॉबैक नहीं है आपको, मतलब जानना हो, कई बार कन्फ्यूजन होता है। मान लो कि मुझे स्टेटस देखना है, ब्लॉक का स्टेटस, ओके, कि गेट अंडरस्कोर ब्लॉक अंडरस्कोर स्टेटस, नहीं, गेट ब्लॉक प्रॉपर्टी, और उस ब्लॉक का कौन सा ब्लॉक है तो एमपी, और उसका कौन सा प्रॉपर्टी देखना है तो मुझे स्टेटस देखना है, ठीक है। तो ये बिफोर एंड आफ्टर आप अगर देखोगे तो प्रॉपर्टी में डिफरेंस नज़र आएगा, ठीक है। आपको बताए थे कि जैसे ही कोई डेटा फेच होता है शुरुआत में, ये भी क्या हो गया, ब्लॉक का प्रॉपर्टी, ब्लॉक का स्टेटस क्या है, न्यू, और जैसे ही डेटा ले आएंगे तो ब्लॉक का स्टेटस क्या हो गया, क्वेरी, करेक्ट। और इस ब्लॉक में कहीं भी कोई चेंज करेंगे तो ब्लॉक का स्टेटस हो जाएगा चेंज्ड। तो चूंकि यहाँ पे आप प्री क्वेरी यानी, सॉरी ये पोस्ट क्वेरी है ना, तो क्वेरी जब किए थे जब तक, यानी यहाँ पे जब तक ये लाइन रन हुआ था, तो ये है ना, ये क्वेरी किया था तो ब्लॉक का स्टेटस था क्वेरी। अब इसके बाद आप बोले थे ना कि इमिडिएटली आपका पोस्ट क्वेरी भी फायर होता है, तो पोस्ट क्वेरी यानी वो जंप करके जब यहाँ आया तो उस ब्लॉक में इसने मैनुअली डेटा फीड किया ना, मैंने मैनुअली डेटा फीड करवाया, करेक्ट। ये तो आपका क्वेरी नहीं है, ये अलग से मैंने दूसरे टेबल से लाया और उसमें एक तरह से डेटा फीड ही हुआ एक तरह से, तो ये मैनुअली डेटा मैंने फीड किया। तो अगर मैं यहाँ पे ये ब्लॉक का स्टेटस प्रिंट करता हूँ मैसेज में तो मुझे दिखेगा क्वेरी, और चूंकि ये दोनों लाइन रन हुआ तो मैनुअली चेंज किया मैंने ब्लॉक में वैल्यू डेटा को, तो अब यहाँ पर ब्लॉक का स्टेटस हो जाएगा चेंज्ड, ठीक है। लेट्स सी, प्री क्वेरी गया, देखो क्वेरी है, ब्लॉक का स्टेटस क्वेरी है जब ये डेटा फेच करके लाया, और उसके बाद अभी भी क्वेरी रह गया, ऐसा कैसे, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है।
पोस्ट क्वेरी में करता है यूजुअली। ये मैसेज ओवरराइट तो नहीं कर रहा है। नहीं, चेंज नहीं हो रहा, प्रोबेबली कोई और कंडीशन में आता होगा, मैं कंफ्यूज हो गया, हो सकता है। ठीक है, एनीवे ठीक है, जाने दो, इसको कमेंट करते हैं अननेसेसरी मैसेज। तो ठीक है, ये प्री क्वेरी एंड पोस्ट क्वेरी, ये बात समझ में आई, कब इसका यूज करते हैं और कब ये फायर होता है। बेसिकली आपको यही जानना है, फायर कब होता है। ठीक है, अब उसी तरह प्री ब्लॉक एंड पोस्ट ब्लॉक है। ठीक है, तो प्री ब्लॉक, अभी प्री ब्लॉक यहाँ पे ऐड करते हैं। प्री ब्लॉक में भी ये क्या होता है, प्री ब्लॉक कि जब आपका ये फॉर्म खुला तो सबसे पहले क्या फायर होता है, व्हेन प्री फॉर्म, व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस, है ना। जब वो न्यू फॉर्म इंस्टेंस क्लियर हो जाता है तब फिर आता है ब्लॉक लेवल का ट्रायल कि प्री ब्लॉक, फिर प्री रिकॉर्ड, ऐसे करके होता है ना। फिर आइटम लेवल पे प्री टेक्स्ट, तब ये फाइनली रुकता है। तो यानी ये जो ब्लॉक स्क्रीन पे दिखने से पहले, यानी स्क्रीन पे आने से पहले प्री ब्लॉक फायर होता है। ठीक है, और जब ये स्क्रीन को हम बंद करने जाएंगे तो वो पोस्ट ब्लॉक उस समय, यानी ब्लॉक ये जब हटने जा रहा है स्क्रीन से ऐसे बंद, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्री ब्लॉक और पोस्ट ब्लॉक कब फायर होता है। सिमिलरली जैसे प्री टेक्स्ट एंड पोस्ट टेक्स्ट कैसे था कि टेक्स्ट पे जैसे ही माउस क्लिक करने जा रहे हैं तो क्लिक होने के ठीक पहले प्री टेक्स्ट, और जब माउस आपका उस टेक्स्ट आइटम से हटा के दूसरे जगह क्लिक करते हैं, यानी वो उस टेक्स्ट आइटम से अब मेरा माउस कर्सर हटने जा रहा है, तब वो पोस्ट टेक्स्ट होता है। करेक्ट। तो वैसे ही प्री ब्लॉक एंड पोस्ट ब्लॉक, मतलब वो ब्लॉक जब पहली बार स्क्रीन में दिखेगा वो, और जब वो ब्लॉक हम छोड़ने जा रहे हैं, यानी मेरा वो फॉर्म बंद होने जा रहा है, तब वो पोस्ट ब्लॉक। तो आप पहले यहाँ मैसेज डालो और देखो कि क्या होता है, कौन पहले कैसे फायर होता है, किस टाइम फायर होता है। तो पोस्ट ब्लॉक उसी तरह यहाँ प्री ब्लॉक, कंट्रोल टी एस, लेट्स सी। देखो प्री ब्लॉक फायर हो गया ऑटोमेटिक, क्योंकि मैंने बोला कि जैसे ही स्क्रीन खुलेगा, ये ब्लॉक लोड होगा हमारे स्क्रीन पे, उसी समय प्री ब्लॉक होता है, मतलब पहली बार ब्लॉक जब आया स्क्रीन पे पॉप। और जब मैं इसको बंद करने जाऊंगा तो ये हो जाएगा पहले पोस्ट टेक्स्ट, क्योंकि मेरा कर्सर यहाँ पे है, तो पहले ये पोस्ट टेक्स्ट होगा, फिर पोस्ट रिकॉर्ड होगा, देन पोस्ट ब्लॉक होगा। एग्जिट करते हैं, देखो पोस्ट ब्लॉक आया। ठीक है, अब अगर आपको देखना है सीक्वेंस इसका फॉर्म का क्लोजिंग का, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट आइटम पे एक पोस्ट टेक्स्ट भी कर सकते हो। ठीक है, पोस्ट टेक्स्ट, यहाँ पे मैसेज डालो। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे एक पोस्ट पोस्ट रिकॉर्ड। ठीक है, तो अभी मैं इसको कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ। ठीक है, अभी मैं बंद करने जा रहा हूँ, बंद करने जा रहा हूँ तो सबसे पहले कर्सर यहाँ से हटेगा, मतलब धीरे धीरे करके छोटे आइटम से बड़े आइटम, बड़े आइटम से उससे बड़ा आइटम, तो ये कर्सर यहाँ से हटेगा तो पहले इसका होगा फायर, पोस्ट टेक्स्ट ट्रिगर फायर होगा, यानी इस टेक्स्ट से अब कर्सर हटने जा रहा है। यहाँ से हटेगा तो ये कर्सर के ऊपर कौन सा बड़ा आइटम है, एक तरह के रिकॉर्ड है ना, तो पोस्ट रिकॉर्ड फायर होगा। फिर ये जब रिकॉर्ड्स के ऊपर कौन सा चीज़ है बड़ा, तो वो है ब्लॉक, तो फिर पोस्ट ब्लॉक फायर होगा। फिर ये इस ब्लॉक के ऊपर कौन बड़ा है, तो फॉर्म है। करेक्ट, क्योंकि मल्टीपल ब्लॉक्स एक फॉर्म में होते हैं तो उसका बड़ा आइटम है फॉर्म। तो अगर आप फिर देखोगे तो पोस्ट फॉर्म फायर होगा। तो देखते हैं, देखो पोस्ट टेक्स्ट, पोस्ट रिकॉर्ड, पोस्ट ब्लॉक, और उसके बाद एग्जिट। तो ये जैसे ओपनिंग का सीक्वेंस है वैसे क्लोजिंग का भी सीक्वेंस है ना, कि कैसे कैसे कर्सर आपको धीरे धीरे करके छोड़ते जा रहा है चीज़ों को। उसी तरह आपको समझना है कि जब हम पहली बार फॉर्म खुलता है तो कैसे होता है, तो प्री फॉर्म, प्री ब्लॉक, प्री रिकॉर्ड, प्री टेक्स्ट, ये सारे फायर होते हैं। समझ में आ रही बात?
तो सारे उस तरह से उस सीक्वेंस में चलता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे पोस्ट फॉर्म कर दूँ तो पोस्ट फॉर्म भी रन होगा, है ना। तो यहाँ से अगर इसको एग्जिट करें तो फिर से होगा ये पोस्ट टेक्स्ट, पोस्ट रिकॉर्ड, फिर पोस्ट ब्लॉक, फिर पोस्ट फॉर्म, 4 बार। पोस्ट टेक्स्ट, पोस्ट रिकॉर्ड, पोस्ट ब्लॉक, पोस्ट फॉर्म। मतलब धीरे धीरे करके एक एक वो लेवल को छोड़ते जा रहा है। समझ लो ऐसे कैसे होता है। आ, आप अगर गूगल मैप देखोगे तो धीरे धीरे करके आप जूम इन जूम आउट करते हो, कैसे कि एक छोटा सा एरिया, फिर थोड़ा सा और उसको छोटा करोगे तो वो फिर एक बड़ा एरिया दिखाता है गूगल मैप में। कि आप ग्रैनुलर लेवल आप धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हो वैसा, तो वो उसको उसको एरिया बढ़ता जा रहा है उसका। उसी तरह जब आप फॉर्म को खोलोगे तो उस समय भी ऐसे ही खुलता है, इसी सीक्वेंस में। तो पहले प्री फॉर्म खुलेगा, फिर प्री ब्लॉक, फिर प्री रिकॉर्ड, फिर प्री टेक्स्ट, इस तरह से ट्रिगर फायर होता है। आपको ज़रूरत है तो वहाँ पर लिखो कि मतलब कि जब मेरा पहली बार फॉर्म खुले, या फिर जब मेरा पहली बार कोई नया रिकॉर्ड आए, व्हेन न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस, तो वहाँ पे भी आप चाहो तो कुछ लिखना है, तो वो आपका रिक्वायरमेंट उस समय होगा। ज़रूरत पड़ेगा कि आपको कहाँ पे लिखना है। आपको बेसिकली ये सब समझना होगा, लेवल्स, मतलब कब कब क्या फायर होता है। इसमें सब कुछ, बहुत सारा काम जो है ना ये ट्रिगर पे ही है। कि कोड तो लिख लेंगे उसके अंदर क्या लिखना है, लेकिन कहाँ पे लिखेंगे, आपको यही चीज़ समझना है ना। कि मैं यहाँ पे ट्रिगर ऐड करूँ कि इधर ट्रिगर ऐड करूँ। अगर इधर ट्रिगर ऐड करूँ तो कौन सा ट्रिगर ऐड करूँ, कौन सा वाला पहले फायर होगा। और अगर वो फायर भी हो रहा है तो यहाँ से क्या इंटरनली कहीं दूसरे जगह जंप कर रहा है क्या। जैसे हमने चेक किया कि नेक्स्ट में इंटरनली वो जंप कर रहा था प्री क्वेरी में, फिर प्री क्वेरी के बाद यहाँ आया और यहाँ रन हुआ, तो उसके बाद वापस फिर से गया वो पोस्ट क्वेरी पे। करेक्ट, ऐसे ही हुआ था ना। तब फिर उसका एग्जीक्यूशन फाइनली खत्म हुआ था। और फिर की नेक्स्ट के बाद वो फिर वेन वैलिडेट भी चेक कर रहा था। तो ये सब भी चेक, मतलब इस तरह से के फायर होता है। तो ये हो गया प्री टेक्स्ट एंड पोस्ट टेक्स्ट, सॉरी, प्री ब्लॉक एंड पोस्ट ब्लॉक बेसिकली। और प्री क्वेरी एंड पोस्ट क्वेरी, यहाँ पे कुछ डाउट है। तो प्री क्वेरी में भी आप, ऐसा नहीं है जिस जो आप यहाँ पे कर रहे थे ना, प्री क्वेरी में यहाँ पर सेट कर रहे थे ना ये वाला पार्ट, आप चाहो तो प्री ब्लॉक में भी सेट कर सकते हो, ब्लॉक लेवल पे, यहाँ पे। कि वो आप कुछ भी वहाँ डालो, हम 101 ही सेट करेंगे ऐसा। कि मतलब वो ब्लॉक जब पहली बार खुलेगा ना, नहीं, एक्चुअली ये एक ही बार रन होगा, बार बार रन नहीं होगा, क्योंकि आपका ब्लॉक एक बार खुल करके रेडी हो गया ना, ब्लॉक तो बार बार आएगा नहीं, खुलेगा नहीं, स्क्रीन तो खुला ही है। हाँ, प्री क्वेरी आपका बार बार रन हो रहा था क्योंकि जितने बार हम टैब दबा रहे थे, लेकिन प्री ब्लॉक मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जब खुले पेज तो उसी समय वो 100 पहले से डाल के लाए। ठीक है, तो प्री ब्लॉक को हम मान लो आप ऐसा कर सकते हो, रुको मैं दिखाता हूँ। emp डॉट ऐसा, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको पहले से मान लो कोई वैल्यू को सेट करके रखना है कि जैसे ही मेरा फॉर्म खुले फर्स्ट टाइम, तो एम्प्लॉय आईडी में 100 पहले से डाला हुआ रहे, ऐसा। या फिर कोई डिपार्टमेंट वैल्यू डाला रहे, आप ऐसा कर सकते हो। तो देखो अभी मैं इसको अगर रन करूँ, ये कंपाइल हुआ क्या, हाँ, रन करूँ तो पहले से मुझे 100 डाला हुआ मिलेगा, देखो। मैंने, क्योंकि मैंने उसको बोला कि तुम प्री ब्लॉक, मतलब जब ये ब्लॉक पहली बार खुल रहा होगा ना स्क्रीन पे, उस समय आप पहले से ही 100 डाल के रख दो। तो उसने डाल के रख दिया, मुझे बस इंटर दबाना है। हाँ, बाद में वो वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन हम पहले से इतना वैल्यू डाल के रखे हैं। तो ये सब है प्री ब्लॉक। उसी तरह पोस्ट ब्लॉक में भी कुछ लिख सकते हो, कहीं कुछ करना है तो ये सब फायदे हैं। ओके। ओके, अभी इसमें एग्जीक्यूट ट्रिगर को पहले बताते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट ट्रिगर, क्योंकि यहाँ प्री ब्लॉक से मुझे याद आया कि इससे ये रिलेटेड है, मतलब आपको, जैसे कि की नेक्स्ट है,
ठीक है। की नेक्स्ट में आप क्या किए, यहाँ पे की नेक्स्ट रन होने से पहले आप ऐसा लिख सकते हो, एग्जीक्यूट अंडरस्कोर ट्रिगर। ठीक है, ये बिल्ट इन है। और कौन सा ट्रिगर फायर करना चाहते हो, तो ये ट्रिगर का नाम है प्री ब्लॉक। मतलब आप चाह रहे हो कि जब भी मैं की नेक्स्ट करूँ तो वो प्री ब्लॉक वाला ट्रिगर को पहले फायर करे और उसके बाद मेरे बाकी लाइंस को रन करे। तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो, प्री ब्लॉक। ठीक है, अभी क्या होगा इससे कि देखो, की नेक्स्ट कब फायर होगा, जब मैं इंटर दबाऊंगा, करेक्ट, स्क्रीन में यहाँ से इंटर दबाएंगे तो की नेक्स्ट होगा। अब की नेक्स्ट में ये जब गया तो मैंने बोला कि सबसे पहला लाइन तो ये रन होगा, करेक्ट। तो मैंने बोला कि ये काम करो, आप ट्रिगर फायर करो। तो कौन सा ट्रिगर फायर करेगा, तो प्री ब्लॉक। तो ये सीधा सबसे पहले चला जाएगा प्री ब्लॉक के पास। वहाँ पर मैंने बोला है कि काम करो, ये 100 कर दो। तो वो पहले वैल्यू एम्प्लॉय फील्ड में 100 डालेगा, और जब वो 100 डाल देगा तो लौट कर वापस आएगा, और उसके बाद चूंकि 100 डला गया है तो यहाँ पर वो 100 सेट कर देगा डिफ़ॉल्ट वेयर में। समझ में आई बात? और देन फिर एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर मैंने प्री क्वेरी में चेंज नहीं किया ना, कमेंट है ना, ठीक है। तो चलो देखते हैं। प्री ब्लॉक में मैसेज है ना, ठीक है। तो आपको समझ में भी आएगा कि कहाँ पर किधर जंप कर रहा है। ओके, इसको बंद करना होगा। अरे यार, इतना मैसेज मैंने डाल दिया है, हटाना पड़ेगा। पोस्ट ब्लॉक, इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट नल, एंड पोस्ट रिकॉर्ड, यहाँ पे भी कमेंट नल, एंड पोस्ट टेक्स्ट, यहाँ भी कमेंट एंड नल, एंड पोस्ट फॉर्म। ये तो समझ ही गए, बस अब इसको रखने का मतलब नहीं, मैसेज आ रहा है बार बार। ठीक है, तो अननेसेसरी चीज़ों को मैंने कमेंट कर दिया। चलो आते हैं, यहाँ प्री ब्लॉक में 100 था, ठीक। अभी मान लो कि मैंने 101 को किया जैसे ही, तो वो फिर भी 100 ही करेगा। क्यों किया ऐसा, क्योंकि 101 डाला मैंने। जब 101 डाला तो वो इधर आया, 101 डाल करके मैंने टैब दबाया, करेक्ट। अब टैब दबाया तो अ, जब टैब दबाया तो सबसे पहला लाइन रन ये रन किया कि एग्जीक्यूट ट्रिगर। ये आप मैनुअली किसी भी ट्रिगर को आप यहाँ से मतलब किसी भी जगह से आप रन कर सकते हो। क्योंकि देखो, आप प्री ब्लॉक को तो बार बार रन नहीं कर सकते हो, प्री ब्लॉक तो एक ही बार रन होगा ना। क्योंकि जब आपका स्क्रीन ये खुल चुका है तो अब वो बार बार रन नहीं होगा, जब आप वापस एग्जिट करोगे फिर से खोलोगे तभी वो उस समय रन होगा। प्री ब्लॉक अब बार बार रन होने का नहीं है। तो आप फिर भी आप चाहते हो कि उस ट्रिगर के अंदर जो कोड लिखा है वो रन करे। समझ में आई बात? तो तो अगर किसी ट्रिगर को जिसके अंदर लॉजिक लिखा हुआ है, उस ट्रिगर को किसी दूसरे ट्रिगर के अंदर या कोड में कहीं फायर करना है, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं एग्जीक्यूट ट्रिगर, और उस ट्रिगर का नाम डाल देते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग फिर से उसको रीयूज कर सके, दोबारा एग्जीक्यूट कर सके वो इन द सेम स्क्रीन। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ऐसा लिखा एग्जीक्यूट ट्रिगर। एक मिनट, हाँ। तो ये एग्जीक्यूट ट्रिगर में जाएगा और प्री ब्लॉक को रन करेगा। तो प्री ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है उसको रन करेगा। तो यहाँ उसने 100 डाल दिया, लेकिन पहले मैंने वैल्यू यहाँ 101 डाला था, तो इसने रिप्लेस कर दिया वैल्यू उस फील्ड में। उसने क्वेरी में नहीं चेंज किया, इसने सिर्फ फील्ड में वैल्यू रिप्लेस किया इंटरनली यहाँ पे, क्योंकि मैंने फील्ड में वैल्यू डाला है। फील्ड में वैल्यू डाल दिया तो अब ये वापस आया, ये लाइन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ये बोल रहा है डिफ़ॉल्ट वेयर, तो डिफ़ॉल्ट वेयर में इसको फील्ड वैल्यू क्या मिल रहा है, इस बार 100 मिल रहा है। डाला तो 101, लेकिन अब वो चेंज हो गया। तो अब ये डिफ़ॉल्ट वेयर में यहाँ 100 सेट कर दिया और फिर एग्जीक्यूट कर दिया। तो इसलिए आप कुछ भी डालोगे तो वो बार बार वो 100 ही सेट करेगा। आप अगर 105 भी डालोगे तो वो 100 ही सेट करेगा। क्लियर? ये मैंने सिंपल रखा है, इसके अंदर ऐसा नहीं है एक लाइन का कोड होगा। आप प्री ब्लॉक के अंदर बहुत लॉजिक लिख सकते हैं, बहुत बड़ा
डिपेंड करता है कि आपका करंट रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से। ये सिर्फ समझने समझाने के लिए सिंपल रखा है। रियल टाइम सिनेरियो में आपको यहाँ पर बड़ा सा लंबा चौड़ा अच्छा खासा कोड लिखना हो सकता है। अगर ये एक ही वर्ड लिखना रहता तो मैं प्री ब्लॉक क्यों लिखता, वो इधर भी लिख सकते थे, इस जगह पे सीधे 100 सेट कर देते। तो उसके अंदर के कोड को, उतना बड़ा कोड को फिर से यहाँ पे लिखना, वो डेट इज़ नॉट गुड। चाहे तो हम लोग रन कर सकते हैं। तो ये काम है इसका एग्जीक्यूट ट्रिगर का। ठीक है। ओके, नाउ वापस इधर आते हैं। तो ये डन 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 डन, ये पेंडिंग है। एग्जीक्यूट ट्रिगर डन, यहाँ तक हो गया। ठीक है, एक डू की भी देख लेते हैं। डू की का क्या काम है कि कुछ की वैल्यू, की फंक्शंस होते हैं। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिसको आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे कि लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि शॉर्टकट जितने कीज हैं उसके साथ कुछ फंक्शंस एसोसिएटेड है, करेक्ट। जैसे कि F4 पे एग्जिट फंक्शन एसोसिएटेड है कि वो एग्जिट करेगा। फिर तुम्हारा कंट्रोल एल पे था लिस्ट वैल्यूज करके एक फंक्शन है, करेक्ट। जब भी कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो वो मेरा वैल्यू को लिस्ट डाउन करेगा। जैसे यहाँ कंट्रोल एल दबाएं तो ये इसके साथ ये फंक्शन एसोसिएटेड है। तो ये जो इसका नाम है फंक्शन का लिस्ट वैल करके, वो वो एक तरह का की है। मतलब कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक की ही दबा रहे हैं ना, कंट्रोल एल या फिर F4 या फिर F2, है ना। तो वो जो कीज है वो की को एग्जीक्यूट करना है, यानी मैनुअली मैं कीबोर्ड से वो की ना दबाऊं और मैं बोल रहा हूँ इधर जा करके कि आप मेरे कोड ही उस वो मेरा काम कर देगा की दबाने के जैसा। ठीक है। और जब वो की दबेगा तो उसके साथ जो एसोसिएटेड फंक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। कि जैसे मैं कंट्रोल एल दबाया, ये की दबाया, करेक्ट। तो ये की मैं मैनुअली नहीं दबाऊंगा, वो मेरे लिए खुद ही इंटरनली, आप चाहो तो वो की आप दबवा सकते हो उससे, कोड से। ठीक है। और वो की जिस फंक्शन को कॉल करने वाला है वो कॉल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर कंट्रोल एल नहीं लिखना होता है, बेसिकली हमें उस फंक्शन का नाम लिखना होता है जो उस की से एसोसिएटेड है। तो जैसे कि मान लो व्हेन माउस बट डबल क्लिक। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, सो एल ओ वी किया, करेक्ट। इसके जगह पे आप ऐसा लिख सकते हो डू अंडरस्कोर की, और की का नाम क्या है, लिस्ट वैल। ठीक है, लिस्ट वैल। शायद से ये नहीं पता मुझे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ट्रिगर में जाओ। यहाँ पर देखो की का जो है ना, की के साथ साथ यहाँ जो लिखा हुआ है वो सब उसका फंक्शंस है। तो यहाँ पे लिस्ट करके सर्च करते हैं। देखो की लिस्ट वैल है ना, तो लिस्ट वैल सिर्फ लिखेंगे तो वो मेरा काम कर देगा। कंपाइल। ओके, मैं श्योर नहीं हूँ यही वर्ड है कि नहीं, देखते हैं। तो यहाँ पे डबल क्लिक करने पर मुझे खुल जाना चाहिए। फंक्शन की नॉट अलाउड, प्रेस कंट्रोल की। अच्छा, ये लिस्ट वैल नहीं काम कर रहा, शायद से ऐसे लिखना होगा, मुझे याद नहीं है। देखते हैं फिर से, इसको एग्जिट करते हैं, कंट्रोल टी एस, डबल क्लिक। क्या है यार, हो सकता है। भूल गया इसको। लिस्ट अंडरस्कोर वैल्यूज है। ओके, लिस्ट अंडरस्कोर वैल्यूज।
ये देखो खुल गया। तो इसने मेरे बदले में कंट्रोल एल प्रेस किया और कंट्रोल एल पे लिस्ट वैल्यूज था, तो ये लिस्ट वैल्यूज दिख गया। यानी यहाँ पे आप कंट्रोल के दबाने पे जो जो यहाँ पर की आइटम्स थे ना, ये इसमें से कोई भी चीज़ यूज कर सकते हो। कंट्रोल एल किधर गया, ये वाला लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा आप अगर ऐसा लिखोगे तो। यानी वो इंटरनली कंट्रोल एल दबाएगा और कंट्रोल एल के साथ क्या एसोसिएटेड है, लिस्ट वैल्यूज़। तो वो लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जाएगा। मैंने सो, और या तो फिर हम लोग मैनुअली जैसे कॉल करते थे सो एल ओ बी, वैसे भी कर सकते हैं। तो ये डू की का फ़ायदा है कि मतलब आप किसी की को आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो प्रोग्रामेटिकली। मतलब आप ये तो बहुत सिंपल है। हो सकता है ना कि अगर आपका स्क्रीन पे ऐसा डेटा आया तो ये वाला डू की करो, अगर वैसा डेटा आया तो वो वाला डू की करो। आप ये कॉम्प्लेक्स लॉजिक यहाँ लिख सकते हो। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई की को हमको कॉल करना है तो कैसे करेंगे। तो ये डू की से कर सकते हैं। और किसी ट्रिगर को कॉल करना है तो एग्जीक्यूट अंडरस्कोर ट्रिगर, और ट्रिगर का नाम है ना, याद रहेगा। ये सब छोटा छोटा चीज़ है, आपको बस आपको या जान दिमाग में रखना है कि कब किसको कहाँ हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे मैथ्स में हम लोग कैसे ढेर सारा फार्मूला जान जाते हैं, लेकिन अब कौन वाला फार्मूला अचानक से किधर काम करेगा, वो आपको दिमाग लगाना है जिस समय ज़रूरत पड़ेगा। करेक्ट। तो ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें होती है और कैसे काम करती है। तो ये सब डू की और एग्जीक्यूट ट्रिगर खत्म। अभी कॉल फॉर्म, न्यू फॉर्म, ये सब बताते हैं। उससे पहले ये सिंपल वाला एक और कर लेते हैं। इसमें कुछ है नहीं, ये तो आप जानते ही होंगे, हिंट एंड टूल बार। मुझे लगा कि एक बार और इसमें बताना चाहिए। तो हाँ, आई होप यू करेक्ट। तो इसमें कुछ है नहीं, आप हिंट एंड टूल बार सेट कर दोगे तो माउस ले जाओगे हिंट में, टूल बार, टूल टिप, सॉरी, टूल बार में बोल रहा हूँ, टूल टिप लिखा है ना मैंने, हाँ ठीक है, गलत नहीं है। तो यहाँ पे आप टूल टिप और हिंट दोनों डाल दो। एक काम करते हैं, इसके जगह पे यहाँ पे डालते हैं हायर डेट पे। हायर डेट में यूजर को पता नहीं चलेगा ना कि वो किस फॉर्मेट में डेट डाले। तो यहाँ पर आप फॉर्मेट लिख सकते हो ऐसा, डी डी डैश मॉन डैश वाई 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 वाई, और सिमिलरली यहाँ पे भी लिख सकते हो, ताकि यूजर वहाँ पे माउस ले जाए तो उसको समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ माउस ले जाएंगे तो ये हो गया टूल टिप। ऊपर ही दिखाएगा छोटा सा पॉपअप जैसा, और उस पर क्लिक करेंगे तब फिर नीचे मुझे दिखेगा उसका। क्लिक करने पे क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, वो मैंने नो नहीं किया होगा, ये यस नहीं किया है ना, हिंट अभी दिखाने का। तो टूल टिप तो काम कर रहा है लेकिन हिंट नहीं काम कर रहा। उसके लिए वहाँ पे यस करना पड़ा, इसलिए नहीं दिख रहा था। लेट्स ट्राई इट वंस। क्लिक किए तो नीचे दिखा रहा है, माउस ले जाएंगे तो ऊपर दिखा रहा। ठीक है, मैंने नोट किया था कि शायद हम बताएं, याद नहीं बताएं इसलिए। ठीक है, चलो ग्लोबल वेरिएबल भी जान लो। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, सिंपल है। ग्लोबल वेरिएबल यूज करने के लिए आप जो सोच रहे हो कि ई एम पी डॉट एम्प्लॉय आई डी, वो ग्लोबल वेरिएबल नहीं है। ओके, तो ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल कीवर्ड से बनता है। तो आप उसको पहले डिफाइन कर लो, कहीं पे आपको डिफाइन करना पड़ता है। यूजुअली हम लोग फॉर्म के खुलते के समय ही डाल देते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है जो पूरे फॉर्म में एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे बनाएंगे फॉर्म लेवल पे तो वो किसी भी ब्लॉक पे एप्लीकेबल होगा, दूसरे ब्लॉक पे भी, है ना। तो एक यहाँ पे बना देते हैं व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस पे। तो ये ऐसे बनता है, ऐसे लिखो ग्लोबल, जैसे कैसे सिस्टम वेरिएबल्स का था, सिस्टम डॉट करेंट वैल्यू, सिस्टम डॉट कर्सर वैल्यू, वो सिस्टम का इंटरनल वैल्यू था। लेकिन ये मेरा मैनुअल है हम लोग के लिए, खुद के लिए, तो यहाँ पर ऐसे आपको लिखना होगा, ये सिंटैक्स है ग्लोबल डॉट, और यहाँ कुछ भी नाम दे सकते हो कि
ग्लोबल डॉट ई एम पी आई डी, ये आपका वेरिएबल बन गया। और शुरुआत में इसमें कोई वैल्यू असाइन करना पड़ता है, ठीक है। मान लो कि 105, ठीक है। तो ये आपका बन गया, इसमें डेटा टाइप डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ये वेरिएबल जो बना रहे हैं, वेरिएबल का नाम है ग्लोबल डॉट ई एम पी आई डी, तो इसका डेटा टाइप डालने की ज़रूरत नहीं है। आप जो वैल्यू यहाँ डालोगे उसके बेसिस पे वो डिसाइड कर लेगा कि न्यूमेरिक रखना है या कैसा रखना है, वो चेंज, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब बस अब इसको कॉपी कर लो और इसको, अब ये बन भी गया और इसमें वैल्यू भी असाइन हो गया 105, ठीक है। अब ये 105 को चाहो तो आप यहाँ पे ट्रिगर में हमने क्या किया था, प्री ब्लॉक ना, तो यहाँ के जगह पे आप इसको ऐसे डाल दो। तो जब फॉर्म पहली बार लोड हो रहा होगा तो उस समय वो 105 करके एक वेरिएबल में डाल दिया, और वो वेरिएबल को फिर मैं जब ये फॉर्म के बाद ब्लॉक लोड हो रहा होगा तो मैं यहाँ पे 105 डाल दे रहा हूँ एम्प्लॉय आईडी में, है ना। जब ब्लॉक खुल रहा था तो उस समय हमने 100 डाला था, उसके जगह मैंने वेरिएबल डाल दिया, और वेरिएबल में तो इससे पहले ही हमने डिफाइन कर लिया है। तो वो ऐसे ऐसे यूज करना है इसको। आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हो, कहीं असाइनमेंट में, कंपैरिजन में, बस सिर्फ डेफिनेशन के टाइम पे आपको ऐसा लिखना है, और जो कि बहुत से, नहीं, नहीं, हाँ, इसमें आप किसी भी ट्रिगर, किसी भी आइटम, किसी भी ब्लॉक, मतलब इसमें और भी मल्टीपल जो ब्लॉक्स हैं, कहीं भी यूज कर सकते हो उसको, कहीं भी कोडिंग में, इसमें कहीं भी कोड लिखेंगे, एनी वेयर यू कैन यूज। बट आप एक नया फॉर्म खोल रहे हो, क्योंकि फॉर्म टू फॉर्म फिर चेंज हो गया ना, सेशन खत्म, अब यहाँ से दूसरा फॉर्म खोल रहे हैं, करेक्ट, तो वहाँ वो नहीं आएगा काम में। हाँ, जब आप एक फॉर्म खोले और इसके अंदर से फिर कोई दूसरा फॉर्म खोलना है, तो आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को खोलते समय कोई वैल्यू को पास कर सकते हो, जिसको पैरामीटर्स बोलते हैं, फॉर्म लेवल पैरामीटर, ओके। वो अब बताएंगे बाद में, वो भी मैंने नोट करके रखा है बताने के लिए। जैसे यहाँ पे पैरामीटर्स, ये है ना, ये वाला चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन ये ग्लोबल वेरिएबल होता है कि आप अक्रॉस कहीं भी यूज कर सकते हो। तो अभी इसको अगर टेस्ट करेंगे, मैंने 105 डाला है, तो अभी कुछ भी डालेंगे तो वो 105 ही लेगा। ग्लोबल वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट, एरर दे दिया, कुछ छोड़ दिया क्या मैंने, चेक करें। ग्लोबल डॉट ई एम पी आई डी इक्वल्स टू 100, फिर ब्लॉक में गए, अच्छा, इस टाइम तक शायद प्री ब्लॉक तक वो ग्लोबल वेरिएबल बना ही नहीं होगा, तो इसको प्री फॉर्म भी कर सकते हैं, फॉर्म से पहले, और ये न्यू फॉर्म इंस्टेंस को हटाओ, 105 आ गया, ठीक है। तो ये सब प्री वाला पहले फायर होता है ना, जब भी फॉर्म खुलेगा तो पहले प्री फॉर्म, प्री ब्लॉक, प्री रिकॉर्ड, प्री आइटम, जब ये सब हो जाएगा तब फिर आएगा व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस, व्हेन न्यू ब्लॉक इंस्टेंस, व्हेन न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस, व्हेन न्यू आइटम इंस्टेंस। तो ये कैसे क्यों नहीं काम किया अभी, क्योंकि आपका मैंने बताया अभी कि पहले प्री फॉर्म रन होता है, फिर होगा आपका प्री ब्लॉक, फिर प्री रिकॉर्ड, प्री आइटम, है ना। ये सारे चार फायर हो जाएंगे, उसके बाद स्टार्ट होता है कि व्हेन, यानी न्यू फॉर्म इंस्टेंस। आप इस ये सब ट्रिगर्स पे लिख लेना मैसेज आप, और उसके बाद देखना कि कौन कौन कैसे फायर होता है। तो व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस, व्हेन न्यू ब्लॉक इंस्टेंस, व्हेन न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस, व्हेन न्यू आइटम इंस्टेंस, इस तरह से फायर होता है। तो ये अभी मैंने क्या किया था उस समय, व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस में ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया था, और उसको यूज कहाँ किए थे, प्री ब्लॉक में, करेक्ट, यही गलती किए थे। तो आप यहाँ पे बनाए हो और यहाँ पे यूज कर रहे हो, लेकिन ये तो पहले फायर हुआ ना,
ये तो बाद में फायर हुआ, ये चारों जब फायर हो गया उसके बाद यहाँ पे आया, जब यहाँ आया तब आप वेरिएबल डिक्लेयर करो, उससे पहले ही यहाँ यूज हो गया। तो इसलिए वो बोल रहा है कि ये ग्लोबल वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पर तो यू बना ही नहीं था, बना उसके बाद है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए मैंने क्या किया कि ग्लोबल वेरिएबल को यहाँ पर डिफाइन किया प्री फॉर्म में, तब तो उसको प्री ब्लॉक में मिल ही जाएगा, तो उसको मिल गया। तो इसलिए प्री फॉर्म में मैंने ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया और यहाँ पे उसको यूज किया, यहाँ पे डिफाइन किया, यहाँ यूज किया। इधर अगर डिफाइन करोगे और इधर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब पहले फायर होता है। ठीक है, तो ये सारे प्री 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 जब हो जाएंगे तो उसी तरह फिर पोस्ट 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 फायर होता है, उसी तरह जब आप एग्जिट करोगे तो, है ना, जब फॉर्म को बंद करोगे तो प्री हो जाएगा आपका पोस्ट में। लेकिन ये उल्टा हो जाएगा उस समय, ये पहले फायर होगा प्री टेक्स्ट, फिर फायर होगा प्री रिकॉर्ड, फिर फायर होगा प्री ब्लॉक, एंड लास्ट में फायर होगा प्री फॉर्म। उल्टा होता है इस बार, क्योंकि पहले इसको छोड़ेगा कर्सर, फिर कर्सर यहाँ से छोड़ेगा, फिर कर्सर यहाँ छोड़ेगा, फिर फाइनली फॉर्म क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे है कि पहले फॉर्म बनेगा एक स्क्रीन जैसा, फिर उसके ऊपर ब्लॉक आएगा, उसके ऊपर रिकॉर्ड आएगा, फिर आइटम आएगा। ठीक है, तो ये एग्जिट के टाइम पे ऐसे, और जब नया खुलता है तब ऐसे। समझे? तो ग्लोबल वेरिएबल में कुछ नहीं है ऐसा, आप सिंपली आप डिफाइन करो, और प्री फॉर्म में आप ऐसा कितने भी ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हो। यहाँ पे मान लो कि माई स्टैटिक वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे डाल दो कि एनीथिंग, ये एक वेरिएबल बन गया। अब इस वेरिएबल को कहीं भी यूज कर लो, उसमें वैल्यू ये रहेगा। फिर बाद में जरूरी नहीं कि उसको सिर्फ यूज ही करना है, उसमें फिर जा करके चेंज भी कर सकते हैं। कि जैसे हम प्री फॉर्म में क्या किया, फिर प्री ब्लॉक में हमने यहाँ यूज किया, ये जरूरी नहीं कि हम डायरेक्ट यूज ही कर सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ पे इसका वैल्यू को फिर बदल भी सकते हैं। वापस से ऐसा कर दो, यहाँ पर 101 कर दो, और फिर उसको असाइन करो फाइनली। तो हालांकि 105 डाले थे, फिर पहले ये 101 किया, अब 101 ही उसका फाइनल वैल्यू है। तो जब आप ऐसे रन करेंगे तो मुझे 101 के लिए फायर होगा एवरी टाइम। तो सिर्फ वो डालना ही नहीं है, आप रिप्लेस भी कर सकते हो और नल कर सकते हो, इक्वल टू नल लिख दो। ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल को जैसे यूज करते हैं वैसे ये भी है, बस। ठीक है, कंट्रोल टी कंट्रोल एस। अभी मान लो यहाँ पे 101, देखो पहले से ले लिया प्री ब्लॉक में, है ना, यहाँ 101 आ गया। अगर यहाँ पे 105 करेंगे तो 105 आ जाएगा। कंट्रोल टी एस, इसको खोलेंगे तो 105 आ गया, है ना। ओके, तो ग्लोबल वेरिएबल में भी कुछ नहीं, सब छोटा छोटा आइटम्स था, ये मैं याद कर करके लिख रहा था, काम आता है ये सब बहुत सारा। अब आते हैं कॉल फॉर्म, न्यू फॉर्म, ओपन फॉर्म में। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं। बंद किया उसी में करते, नहीं तो बार बार एप्लीकेशन खोलना पड़ेगा। इसी में करते हैं। बटन ले लेते हैं। F4 बटन अंडरस्कोर कॉल अंडरस्कोर फॉर्म। कॉल फॉर्म,
तीनों में डिफरेंस क्या है देखते हैं। ओके, ट्रिगर, कॉल अंडरस्कोर फॉर्म, फॉर्म का नाम, मतलब दूसरा फॉर्म बटन पे क्लिक करने के बाद ओपन होगा। हाँ मान लो कि हाँ ये मेरे में दो कॉन्फ़िगर्ड है, ऐसा लोकेशन जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो पाथ है ना, ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ऑलरेडी मेंशन्ड है। ओके, एंड तो वो जो फाइल का नाम है, मेरे पास दो जगह पाथ कॉन्फ़िगर्ड है, एक ये भी है एक ये भी है। तो अगर मान लो कि कोई नाम अगर क्लैश करेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन वाला सूट है, उसके पास दोनों डिफाइंड है, उसको जहाँ से मिलेगा वो उठा लेगा, दिखा देगा वो फॉर्म। मान लो ये एमपी नाम का फॉर्म मैंने यहाँ डाल दिया, और ये एमपी नाम का फॉर्म मैंने इसमें भी डाल दिया, और मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया ये एमपी, तो वो दोनों पाथ डिफाइंड है, वो ढूंढेगा दोनों में से कहीं भी मिल जाए उसको, तो इट विल कन्फ्यूज। तो मैंने वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए सिर्फ लिखा है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि पाथ लिखो, और पाथ लिखना भी नहीं चाहिए रियल टाइम एप्लीकेशन में, क्योंकि आपका जब आप डेवलपमेंट कर रहे होगे तो आप अपना फॉर्म कहीं और रखे होगे, और जब वो यही फॉर्म को कंपाइल करोगे तो ये कोड तो लिखा लिखा रह जाएगा ना, पाथ हार्ड कोड। और जब वो प्रोडक्शन में जाएगा तो वहाँ पर जो फॉर्म रखा हुआ रहेगा वो दूसरे फोल्डर में रहेगा, तो वहाँ उसको मिलेगा नहीं, एरर देगा। इसलिए सिर्फ फॉर्म का नाम डायरेक्ट लिखना चाहिए। ये तो बस ऐसे ही कोई टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन है ना, और कोई बात नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हो emp फाइल राइट। ओके, तो ऐसा, और सिर्फ फाइल नेम भी लिख सकते हो, और डॉट एफ एम एक्स भी लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, कॉल अंडरस्कोर फॉर्म, बस यहाँ पे आपको लिखना है न्यू अंडरस्कोर फॉर्म, सब कुछ वही रहेगा, और यहाँ लिखना है ओपन अंडरस्कोर फॉर्म। ठीक है, तीनों का काम है फॉर्म ओपन करना, और सिंटेक्स भी बहुत सिंपल है, कॉल फॉर्म, न्यू फॉर्म एंड ओपन फॉर्म। ओके, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब आप न्यू अंडरस्कोर फॉर्म करोगे, ठीक है, तो यानी जिस अभी ये जो करंट है ये द कॉलिंग फॉर्म, ये दिस इज कॉलिंग फॉर्म करेक्ट। एक होता है कॉल्ड फॉर्म, मतलब जिसको कॉल किए। ठीक है, यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी वही हो रहा है ना, कि ये जो फॉर्म है करेंटली ये भी मेन डॉट फॉर्म है ना, मेन डॉट एफ एम एक्स, तो ये हो गया कॉलिंग फॉर्म, मतलब जो कॉल कर रहा है। और जब इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये हो गया कॉल्ड फॉर्म, जिस फॉर्म को कॉल किया गया। ओके, तो न्यू अंडरस्कोर फॉर्म में क्या होता है कि जो कॉलिंग फॉर्म है वो सस्पेंड हो जाता है, मतलब ये फॉर्म आपका फिर आप ये सेशन समझ लो कि एग्जिट हो गया एक तरह से, ये फॉर्म ही बंद हो गया, और उसके बाद वो फाइनली ओपन करेगा नया फॉर्म को। ओके, और जो कॉल अंडरस्कोर फॉर्म का काम क्या है कि ये करंट वाले फॉर्म को बंद नहीं करेगा, उसके ऊपर एक लेयर जैसा आ जाएगा नया फॉर्म, लेकिन आप तब तक पिछले वाले फॉर्म को नेविगेट नहीं कर सकते। देखो मैं माउस कर रहा हूँ तो पिछला जो मेन वाला है मुझे दिख नहीं रहा है, करेक्ट नहीं दिख रहा है ना। तो कॉल फॉर्म में यही होता है कि वो पहले वाले के ऊपर स्टैक जैसा आ जाता है, आप दोनों के बीच में नेविगेट नहीं कर सकते, वो खुला रहता है इंटरनली। जब आप कॉल्ड फॉर्म को बंद करोगे तब वो मेन फॉर्म में वापस से आ जाएगा। तो यानी मेन फॉर्म आपका जो कॉलिंग फॉर्म है वो खुला ही रहता है, वो उसके ऊपर आ जाता है कॉल्ड फॉर्म, और जब आप एग्जिट करोगे तो वापस से वो फॉर्म फिर से दिखने लगेगा, यानी वो एक्टिव ही रहता है बैकग्राउंड में। तो दिस इज डिफरेंट, ये होता है कॉल फॉर्म जो अब तक हम लोग कर रहे थे इतने दिन से। और न्यू फॉर्म में क्या होता है कि करंट फॉर्म को, जो अभी उसका जो पेरेंट है जो उसको कॉल कर रहा है, वो पहले उसी को खुद को बंद कर देता है और वो नया फॉर्म खोलता है जिसको आप खोलने जा रहे हो। तो आप जब जो नया फॉर्म खोले हो उसको एग्जिट करोगे तो आपको फिर से वो उसी जगह पे आप नहीं आओगे, क्योंकि वो पहले फॉर्म को उसने बंद कर दिया था। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आई। ओपन फॉर्म में क्या होता है कि ये आपका करंट फॉर्म जो है वो खुला ही रहता है, और नया जो फॉर्म है उसको भी खोलता है।
अब इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये कॉल फॉर्म में भी दोनों फॉर्म एक्टिव ही रहता है एट ए टाइम, करेक्ट। और इसमें भी दोनों एक्टिव रहता है। सिर्फ ओपन में इतना डिफरेंस है कि आप कॉलिंग एंड कॉल्ड के बीच में स्विच कर सकते हो। एक को मिनिमाइज करोगे तो पीछे में आपका वो कॉलर जो था वो भी दिखेगा। आप चाहो तो एक बार माउस क्लिक करोगे उधर तो वो वाला दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे तो ये दिखेगा, यानी दोनों एक साथ एक्सेसिबल है आपके पास। और कॉल फॉर्म में क्या था कि आप जब तक जो खुला हुआ उसको बंद नहीं करोगे तब तक आप पीछे नहीं जा सकते। ये क्लियर? तो चलो अब इसको देखते हैं। इसको कंपाइल एस कॉल फॉर्म, कॉल किया। अरे यार कैसा फॉर्म कॉल कर दिया मैंने, उसमें कुछ प्रॉब्लम था लगता है। कोई अच्छा सा फॉर्म खोलते हैं, ईएमपी इमेज खोलते हैं, ठीक है। इन तीनों में ईएमपी इमेज डालते हैं, ईएमपी इमेज करके है ना, ईएमपी इमेज इसको रखते हैं। कॉपी पेस्ट में गड़बड़ हुआ, अच्छा ठीक है। ईएमपी इमेज उसी तरह इसमें भी डाल देते हैं और इसमें भी डाल देते हैं। कंट्रोल टी कंट्रोल एस, चलो आते हैं, ठीक है। तो कॉल फॉर्म किया, ईएमपी इमेज खुल गया। आप ऐसे इधर खिसका के देखोगे, ये इसी का एमपी इमेज का, इसमें दो रहता है ना। ये मैंने वेब यूटिल यूज किया इसलिए वेब यूटिल का ये दिख रहा है, लेकिन वो फॉर्म नहीं है जो हमारा जिसने कॉल किया था अभी वाला वैलिडेशन वाला, है ना। आप इसमें पीछ अब इसको मिनिमाइज करो या कुछ करो, वो पहले वाला फॉर्म आपको नहीं दिखेगा। तो ये कॉल फॉर्म है, मतलब वो एक्टिव है लेकिन दिखेगा नहीं। इसको एग्जिट करोगे तब आप वापस वहीं पे आ जाओगे। आगे ये हो गया कॉल फॉर्म। न्यू फॉर्म में क्या होता है, इसको बंद कर देगा। ये देखो बंद करने जाता है तभी ये पूछता है, आपको याद होगा कि डेटा चेंज करने का था, यानी ये बंद करने जा रहा है। तो यहाँ नो किया, वो बंद हो गया। अब ये देखो, इसको भी हटा दो अगर, तो ये न्यू फॉर्म में है कि पहले वाले को सस्पेंड करेगा एंड देन कॉलिंग नया वाला फॉर्म को खोलेगा। अगर इसको एग्जिट करेंगे तो देखो मेन में आ गया सीधा, क्योंकि उसने उसको बंद कर दिया। और ओपन फॉर्म में क्या होता है कि दोनों एक साथ चलेगा। अगर आप इसको मिनिमाइज करोगे तो आप इसको भी एक साथ एक्सेस कर सकते हो। देखो ये मिनिमाइज हो गया नीचे, ये खुला हुआ है अभी भी। आप चाहो तो यहाँ पर अपना काम कर सकते हो, यहाँ डेटा दिख सकता है। फिर मन किया तो वापस इधर आ गए, यहाँ पर शो इमेज कर दिए, फिर मिनिमाइज करते, एक साथ आप दोनों में काम कर सकते हो। दिस इज ओपन अंडरस्कोर फॉर्म। इसमें कोई डाउट है? ये इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, सबसे कॉमन क्वेश्चन है। तो ये भी ख़त्म। अब ये आगे का कल बताएंगे। ऐसे है बहुत कुछ, धीरे धीरे मैं और भी चीज़ें याद कर रहा हूँ कि कुछ कुछ छोटा छोटा चीज़ ऐसा क्या भूल रहे हैं, तो वो मैं इधर ऐड करते जाऊँगा, फिर आपको बताएंगे। एक साथ ज़्यादा कुछ बताना भी नहीं है ना, दिक्कत वो भी है।